आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। मैंने पीपल्स पार्टी में भी बुरा वक्त आते देखा। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि अब चेंजेस करने की जरूरत है। बात ये रोए किसके आगे जाके, अब तफरीक वाली लाइन से हम आगे निकल चुके हैं। People are getting information how to take care of their skin. सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को बहुत बाद में समझ में आएगी, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मंगल का रोज़ है, दिन का आगाज़ हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप भी हशाश बशाश इस चाय के कप के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, प्रोग्राम देख रहे होंगे। और जो हालात व वाक़यात हैं आजकल, आपको पता है महंगाई इस वक्त अपने उरूज पर है। गो के पेट्रोल की कीमत अब कुछ कम होगी और ये भी कहा गया है कि इसके समरात आवाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन स्पेशली दिए हैं कि ये आवाम तक रिलीफ पहुँचना चाहिए। लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल में जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं लेकिन अभी भी मुकम्मल ठीक नहीं है, तो हदीस मुबारका भी मैं इसी मुनासबत से आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसने मुसलमान भाई की हाजत रवाई की वो ऐसा है जैसे उसने सारी उम्र अल्लाह ताला की इबादत की। तो अपने इर्द गिर्द वालों का, स्पेशली अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, अल्लाह को खुश कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और आज के दिन का मकसद भी मुआशरे के कमज़ोर अफराद को माली और मुआशी तौर पर मजबूत करना है। तो आज हमें भी ये आज़म करना है कि अपने दीगर भाइयों की मदद करके उन्हें भी मुआशरे में बेहतरी के लिए उम्मीद दिलानी है। अगर कोई मायूसी का शिकार है, परेशान है और नहीं अपने पेट से चादर उठाकर दिखा रहा और आप किसी न किसी तरीके से जानते हैं कि पहले कैसे था और अब कैसा है, तो प्लीज़ उसकी मदद कीजिए, उसका ख्याल रखिए, क्योंकि ये इबादत है और ये इबादत, इसका अजर आपको सारी ज़िंदगी मिलेगा। ज़ाहिर है वो भी आपकी इज़्ज़त करेगा और अल्लाह ताला के यहाँ से भी आपको अजर मिलता रहेगा। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। मियाँ साहब की वतन वापसी में सिर्फ चंद रोज़ बाकी। नवाज शरीफ 1-2 रोज़ में सऊदी अरब से दुबई जाएंगे, जहाँ अहम मुलाकातें तय हैं। कानूनी महाजराई के लिए वतन वापसी से कबल हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेवनफील्ड रेफरेंस में दरखास्तें 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। इजराइल की गाज़ा पर वहशियाना बमबारी, शहादतों की तादाद 2800 से ज़ायद हो गई। हस्पताल पर बमबारी से कई डॉक्टर्स शहीद हो गए। अद्वियात और खुराक नापैद हो गई। मासूम फ़लस्तीनी बच्चों की नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। दुनिया के 110 ममालिक के 1 अरब से ज़ायद अफराद गुर्बत के साथ रहने पर मजबूर। आलमी गुर्बत इंडेक्स के हैरान कुन इंकशाफात। दुनिया में अफ्रीका ममालिक के बाद जनूबी एशिया दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान में 1/3 से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर प्रोग्राम में खुसूसी सेगमेंट पर बात करेंगे। और जो कोई न कर पाया वो कम उम्र उरूबा आफरीदी ने कर दिखाया। 23 साल की उम्र में पहली पाकिस्तानी एरोस्पेस इंजीनियर खातून होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर अरूबा आफरीदी आज होंगी हमारी मेहमान। जी तो जनाब, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरूबा आफरीदी माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी बच्चियां हर मैदान में अपना लोहा मनवा, बिल्कुल ऐसा ही है जी। और बच्चियां किसी से कम नहीं होती हैं, यही मैं कहता हूं। और हमेशा इसकी मिसाल मैं यही देता हूं कि जो लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं उन्हें बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब वो तालीम हासिल कर लें तो मुल्क को कौम के साथ साथ आपका नाम भी रोशन कर सकें। और सैफ साहब, मेरे ख्याल में टॉप ट्रेंड का जो है वो वक्त हो गया। पहले ये बताएं, आप आए हैं ना कुछ सलाम ना दुआ मुझसे और डायरेक्टली आपने आगे खवातीन की तारीफें शुरू कर दी। व्हाट इज दिस? मैंने कहा कि इससे पहले कि ये मुझसे सवाल किया जाए कि मैं लेट क्यों हो गया, मैं पहले ही जो है वो इधर उधर निकल लूँ। देखिए अक्सर इत्तफाक ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप गाड़ी निकाल के दफ्तर की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो आपका टायर पंचर हो जाता है। वी हैव अ फ्लैट टायर होने की वजह से जो है वो मुझे देर हो गई। और उसके साथ साथ मेरी एक बेवकूफ़ी ये भी है कि स्टेपनी भी जो है वो पंचर थी। तो ये आपने कभी नहीं करना है नाजरीन। जब भी आपने जाना है घर पे, अपनी गाड़ी की पहले स्टेप व्हील को जो है वो चेक करें और उसके बाद जो है निकलने की कोशिश कीजिएगा। टॉप ट्रेंड्स का जो है वो बम्पर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लगा दिया है। तो बढ़ते हैं टॉप ट्रेंड की जानिब नाजरीन। हैशटैग फ़लस्तीन जेनोसाइड, 3,56,000 से ज़ायद जो है वो इसके ऊपर ट्वीट्स हो चुके हैं। ये जाहिर सी बात है कि एक वहशियाना हमला है इजराइल की जानिब से। फ़लस्तीनियों की शहादतों की तादाद जो है वो 2800 से ज़ायद हो गई है। 1000 से ज़ायद बच्चे भी शहीद हुए हैं।
ट्रेंड में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के ख़िलाफ़ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। कई ममालिक में इजराइल के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी के साथ साथ परचम भी जो है वो उसके जलाए जा रहे हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। नफ़रत का इजहार जो है वो किया जा रहा है क्योंकि गज़ा पर हमलों के बाद कोलंबिया ने इजरायली सफ़ीर को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया, तो चीन में इजरायली सफारतकार पर चाकू से हमला देखने में भी आया है। टॉप ट्रेंड में अब तक 3,56,000 से ज़ायद जो है वो सार्फिन इस वक्त ट्वीट कर चुके हैं और बड़ी एक सैरिश एक ऐसा एक्ट ऑफ वॉर हो रहा है ये जिसे आप वॉर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने जिस जमीन पर कब्जा किया हुआ है उससे छुड़ाने के लिए अगर कोई आ रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पे कोई अटैक हुआ है। अच्छा बिल्कुल, और आपको पता है फ़हीम में सारी सूरत हाल में कुछ वीडियोस ऐसी भी मंजर आम पर आ रही हैं जो हमास ने यरगमाली रखे हुए, उसमें एक नौजवान लड़की की वीडियो जो कि मंजर आम पर आई जिसमें बाकायदा वो ये बता रही है कि इन्होंने मेरा इलाज भी किया है, मुझे दवा भी दी है, मेरा ख्याल भी रखा जा रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ हमास का ये एक्ट है और दूसरी जानिब वो बर्बरियत है जिस पर पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, लेकिन जालिम है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस कदर सफाकियत, इस कदर बर्बरियत के उनके खाने का जो इमदादी सामान है वो ट्रक्स इस वक्त शाम की सरहद पर लगे हुए हैं, वो सरहद नहीं खुल रही, ना खोलने दी जा रही है। कुछ अजीब सूरत हाल है। खैर अल्लाह ताला इस खूरेजी को किसी तरीके से बंद करवा दें, कुछ रहम करें फ़लस्तीनियों पर, कुछ अपनी तरफ से गैबी मदद इस तरह की आए कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, जो कि अभी नहीं लग रहा कि सब कुछ होगा। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, अगला हैशटैग जो है वो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल है, हैशटैग नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मियां साहब से उम्मीदें बांध ली हैं। किसी ने उन्हें मुआशी तरक्की का जामिन कहा तो किसी ने उन्हें मुस्तकबिल की रोशन नवीद। टॉप ट्रेंड में सार्फिन मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक 43,000 से ज्यादा सार्फिन ने ट्वीट कर दिया, जबकि लाखों लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और वापसी में तो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आई थिंक 2 रोज़ बाकी रह गए हैं और कहा गया है कि जो यहाँ पे उनके केसेस हैं उनमें दरखास्तें भी 48 घंटों के अंदर अंदर दायर कर दी जाएंगी, तो यानी कि वो कानूनी शील्ड के साथ वापस आएंगे, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। तो खैर बड़ा इनका पुरतपाक इस्तकबाल, उन्हें कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में और ऐप्स रेडी हो गई हैं कि कौन घर बैठकर इस्तकबाल कर रहा है, कौन मैदान में पहुंच रहा है। अच्छा, ये तरीकाकार भी ज़रूरी है। देखें, आपको जिद्दत जो है, एवोल्यूशन का दौर है, इर्तिका का दौर है, आपको हर चीज़ में जिद्दत लानी पड़ेगी और ये जलसे जुलूसों के अंदर भी जो है वो अब ये एक अच्छा ट्रेंड है कि जो पार्टी का क्या कहते हैं उसको खालिस वर्कर है, अच्छा, वो अपने कायद को रिसीव करने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो पता चलना चाहिए। और अगर वो कायद को रिसीव करने के लिए नहीं आ रहा तो फिर उसे वर्कर कहलाने का हक नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप खैर देखते हैं कि कितना बड़ा सियासी इवेंट 21 अक्टूबर को होने जा रहा है। और जनाब तीसरा जो हमारा ट्रेंड है वो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया भी ट्रेंड में शामिल है। शाहीनों का भारत के शहर बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला 20 अक्टूबर को होना है, मगर गुज़श्ता रात पाकिस्तानी टीम ने बेंगलोर के शहर में आउटिंग की, डिनर किया, और जो देख के मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि भाई परफॉर्मेंस भी दिखा लो, खाबे तो खा रहे हो, इंजॉय तो कर रहे हो, लान तान भी हो रही है, लेकिन लगता है खास फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, 3 में से 2 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं, तो फिर उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस दिखा? उसी टीम के खिलाफ हारे हैं, ज्यादती है ना। अगले भी खेलने आए, उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने अपने हिसाब से पिच बनाई हुई है, अपने हिसाब से खेल रहे हैं। हर दफा की बात और है, हाँ वो दुखता है थोड़ा सा कि यार हर दफा नहीं, लेकिन स्टिल अगर आप 3 में से 2 जीत गए, 1 हार गए, तो आप ये कहेंगे परफॉर्मेंस दिखा दो, आप ये कहेंगे जी कप्तान को बदल दो, आप ये कहेंगे जी बॉलर नहीं है आपके पास। ओ खुदा का खौफ, थोड़ा सा नहीं, बहुत दुखता है। एनी हाउ कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे बेस्ट विशेस हमारी उनके साथ है, आखिर टीम तो हमारी है ना। खैर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करते हैं जी मियां साहब की। उम्रे की अदायगी के बाद नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें हुई हैं। हुसैन नवाज, नासिर जंजुआ समेत वफ्द के दीगर अरकान भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद दुबई में सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी है नून लीग रहनुमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगी। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ताहिरा साहिबा। फिर तैयारियों का बताइए कैसी चल रही हैं? मियां साहब को रिसीव करने के लिए आप भी जा रही होंगी यकीनन। बात ये है कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब हमने लोगों से रब्ता करना शुरू किया 21 अक्टूबर के हवाले से, तो इतना जोश और जज्बा मैंने देखा कि शायद वो तीन अदवार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते थे वो करते थे, शायद उनका ये यकीन और एतबार है लोगों को कि नवाज शरीफ इस मुल्क में आके फिर
एक दफा एक मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। इंशाल्लाह। तो लोगों ने बड़ी हमादगी का इजहार किया, खाली मर्द और नौजवान लड़कों ने नहीं, ख्वातीन ने। और मैं तो ख्वातीन की रैली को लेके जा रही हूँ इंशाल्लाह रावलपिंडी से, रावलपिंडी डिवीजन से। और इतना जोश और जज्बा है लोगों के अंदर, नवाज शरीफ को जाके। अच्छा ताहिरा साहब, जोश और जज्बे की बात करते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अब मियाँ साहब फाइनली जो है वो आ रहे हैं और एक अच्छा खासा अरसा जो है वो गुजार के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हो चुके हैं, उम्रे की अदायगी भी हो गई है। अगर इस जोश और जज्बे और इस्तकबाल की बात की जाए तो मियाँ साहब जो हैं वो 3 बार वापस आए हैं तकरीबन कमोबेश। एक बार उन्हें वापस भेज दिया गया था मुशर्रफ दौर में एयरपोर्ट से ही, फिर वो आए और अब ये तीसरी बार जो है वो उनकी वापसी हो रही है। तो इस बार में और पिछली 2 बार में जो रिसीव करने के लिए लोग पहुंचे, पहले भी हमने देखा लाखों की तादाद में लोग थे, तो इस बार कोई रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है? ऐसी कोई तैयारियां की गई हैं आप लोगों की जानिब से? हमारी जानिब से ज्यादा अवाम की जानिब से तैयारियां हैं। हमने तो तैयारियां करनी थी, हमारा तो फर्ज है, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे, ख्वातीन, औरतें और लड़कियां, लड़के, यूथ के नौजवान, बुजुर्ग सब रावलपिंडी की डिवीजन से काफिले जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से मुझे लगता है इस हिसाब से तो पहुंचेंगे। जहाँ जहाँ कन्वेंशन हो रहे हैं वहाँ वहाँ कोई काबिल जिक्र हमारी क़यादत नहीं जा रही, उसके बावजूद लोग राब्ते कर रहे हैं। और उन राब्तों के अंदर लोगों की सिर्फ ये नहीं कि लाहौर जाने की पूरी आमादगी है। और इससे मुझे लगता है कि मीनारे पाकिस्तान में 1940 में 23 मार्च में जब करारदाद पाकिस्तान पास हुई रहमतुल्लाह की जिंदगी में और पाकिस्तान मार्ग से वजूद में आया, इसी तरह अब लोग समझते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमें मीनारे पाकिस्तान फिर इकट्ठा होना है और नवाज शरीफ की क़यादत पर इस्तेमाल का इजहार करके वहाँ पर उनका इस्तकबाल करना है और वारहाना इस्तकबाल के लिए लोग तैयार। सही। अच्छा ताहिरा साहिबा, मुझे एक बात बताइएगा, अभी जो ये मुलाकातें मियाँ साहब की हो रही हैं बाहर, अभी वो आगे दुबई भी जाएंगे, फिर सऊदीया में भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, ये किस नौयत की मुलाकातें हैं? कुछ लोग इस पर बड़ी वो चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि क्या कुछ सियासी वाबस्तगियों से मुताल्लिक ये मुलाकातें हैं या फिर ये ज़ाती नौयत की हैं? ज़रा आप कुछ बताएंगे इस पर? देखिए, नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात तो हैं, वो सिर्फ यहाँ सऊदी अरेबिया में, यूएई में नहीं है बल्कि टर्की में भी है। आपको याद होगा तैयब उर्दुगान साहब की शादी जब हुई बच्ची तो उसमें नवाज शरीफ साहब निकाह के गवाह थे। उनके जाती ताल्लुकात भी हैं और उनकी एक शख्सियत ऐसी है कि जो एक बार इंसान में मिलता है वो फिर मिलने की ख्वाहिश रखता है। और मियाँ साहब ने कभी अपने दौरे हुकूमत में कभी किसी मुल्क से ताल्लुकात बिगाड़े नहीं सिवाय इंडिया के। और इंडिया को मैं समझती हूँ हमारी बड़ी कामयाब पॉलिसी थी। उस दौर में वाजपेयी साहब दोस्ती बस पे बैठ के लाहौर आए थे और उन्होंने लाहौर किले में भी उनके लिए एक इशारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कश्मीर का एक मसला है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, जिसे हल होना चाहिए। ये होती है मुज़ाकरात की डिप्लोमेसी, जिस नहज पर हम इंडिया को ले आए थे। और आज इंडिया के साथ हमारे ऐसे लेकिन ताहिरा साहिबा बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जो आप लोगों के सियासी मुखालिफिन है ना, वो तो कुछ और ही रंग दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब के लिए स्टेज सेट किया जा रहा है, बाकायदा डील के बारे में कुछ वो बातें गर्दिश में हैं। फिर हमने वो खुर्शीद शाह साहब की मैं बात करूंगी, उन्होंने तो यहाँ तक कि उनको पीटीआई के चेयरमैन से मिला दिया। उन्होंने कहा कि फिर इनमें उनमें फ़र्क क्या रह गया अगर इस तरह आना है तो। खुर्शीद शाह साहब एक बुजुर्ग सियासतदान है और बड़े सीजन किस्म के पॉलिटिशियन है। मुझे नहीं समझ आई उन्होंने ऐसी बात क्यों कही और कैसे कही, क्योंकि कहाँ वो कहते हैं ना कहाँ गंगू तेजी और कहाँ राजा भोजी, वो वाली मिसाल है। और मैं हैरान होती हूँ कि इस कड़े वक्त में, बुरे वक्त में इमरान खान को जैसे उसकी पार्टी के वजीर, मशीर और उसके MNAs और MPs छोड़ के भागे हैं जैसे गधे के साथ से सींग। बुरा और कड़ा वक्त क़यादत पर भी आता है, पार्टी पर भी आता है, लीडरान पर भी आता है। नवाज शरीफ इसके बरक्स नवाज शरीफ पर जब बुरा वक्त आया, हमारी सफ़े अव्वल की जितनी क़यादत थी सब जेल में गई और गलत किस्म के केसों में, झूठे केसों में उन्हें मुलव्वस करके जेल भेजा गया। आपके सामने मिसाल है शहबाज शरीफ साहब की, राना सनाउल्लाह की, ख्वाजा साद रफी की, ख्वाजा असफ की, शाहिद खान अब्बासी की, हनीफ अब्बासी की और जावेद लतीफ़ साहब की। मैं को क्या क्या नाम दूँ आपके सामने कि मरियम नवाज साहिबा, इवन नवाज शरीफ साहब खुद, हमजा शहबाज साहब, ये जितनी हमारी क़यादत थी ये सब जेलों में गई और फिर बाइज्जत बरी भी हो गई और फिर उनके खिलाफ कोई सबूत भी ना मिला।
लेकिन ये मैंने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। मैंने पीपल्स पार्टी में भी बुरा वक्त आते देखा, लेकिन वहाँ से भागते मैंने किसी को नहीं देखा। एक ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब भागे हैं, लेकिन ये भी पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, ये शायद पीपल्स पार्टी के कमिटेड सही जाहिर है कि आपकी कमिटमेंट है अपने कायद के साथ, अपनी पार्टी के साथ, आप लोगों की। सही बिल्कुल। मुस्लिम लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में गए थे, और ये मुस्तफा साहब का मतलब मैंने किसी सियासी जमात में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को भागते नहीं देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा, दूसरी पार्टियों में शमूलियत करते नहीं देखा, जो कुछ पीटीआई की कारकुनान। बिल्कुल जी ताहिरा साहबा, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन अब देखने में आ गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली गवर्नमेंट आएगी, चाहे जिसकी भी हो, आप लोगों की हो या कोलिशन की हो, इंतकामी सियासत और इंतकामी कार्रवाइयों से परहेज किया जाएगा और मुल्क के बारे में जो है वो सोचा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। और सैरी साहिबा, अब ये सियासी सूरत हाल जो है, सियासी दंगल जो है वो तैयार होगी में, इलेक्शन की तैयारियां भी जो है भरपूर हो चुकी हैं, और इलेक्शन तो आई थिंक फहीम अगले साल ही होगा, अगले साल ही होगा, लेकिन तैयारियों में तो वो निकल ही चुके हैं, क्योंकि इस साल तो वैसे भी हमने जो है वो वर्ल्ड कप एंजॉय करना है, इलेक्शन से ज्यादा वर्ल्ड कप का जो है वो क्रेज चल रहा है, और वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान टीम का एक कड़ा इम्तिहान जो है वो होने जा रहा है 20 अक्टूबर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम की पोजीशन भी काफी कमजोर रही है, एक ही मैच जो है वो अभी तक जीते हैं, वो भी समझ लीजिए बॉटम 3 में। पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन पर है चार्ट पे, लेकिन देखना यह है कि आगे क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शिकस्त जी, मैं उसी मैच की बात कर रहा हूँ, वही मैच जीते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जीते वो बेचारे, वो हर किसी से हार चुके हैं। और हल्का हमने किसी को भी नहीं लेना है जी, बल्कि अफगानिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस बार नसीम शाह भी नहीं है हमारे साथ, 2 मैचेस नसीम शाह की वजह से हम जीते हैं अफगानिस्तान से, और इंग्लैंड को हरा चुके हैं, बानी क्रिकेट हार चुका है उनसे। खैर, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद उवैस, और उनसे बात करते हैं उनके ख्याल में आने वाला मैच जो कि 20 अक्टूबर को होने वाला है क्या रंग लाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उवैस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अपसेट भी हो गया एक बड़ा ही ज़बरदस्त, और आज़रा मजाक लोगों ने तो नेदरलैंड और पाकिस्तान के मैच में भी यही कहा था कि बड़ा अपसेट हुआ है, नेदरलैंड को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी क्योंकि इतना टाकरे का मुकाबला हो गया था। ये असली वाला हो गया है जी, इंग्लैंड को भी हरा दिया अफगानिस्तान ने। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मुकाबला करने जा रहे हैं, उनका मोराल हाई है, श्रीलंका को हरा के आ रहे हैं, हम इंडिया से हार के जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? देखें, 2 चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि जिस दिन हम इंडिया से हारे तो थोड़ी सी मुझे ही परेशानी होगी थी। मैंने कहा यार अगले जितने मैचेस हैं वो सारे टफ होंगे, इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के साथ किया, तो फिर एक जो पूल है वो अभी तक ओपन है, क्योंकि आप टॉप 4 की बात नहीं कर सकते, कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं करेगा यहाँ पर। लेकिन कल जो एक ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेला श्रीलंका के खिलाफ, मानो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी था जीतना, क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन वापस आप लेके आते, स्ट्रीक पे आप वापस चढ़ते हो। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया को कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी पॉजिटिव देखी नहीं। आप देख लें मैच के अंदर भी कि ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रही, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम जानी जाती है। जिस तरीके से आपको हमेशा बात होती है कि जब ऑस्ट्रेलिया टीम इतने बुरे तरीके से हारती है तो उनकी माइंड गेम, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी डिफरेंट होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करती है, लेकिन एज सच अभी नजर नहीं आता। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा एडम जाम्पा को, उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान बड़ा मुश्किल मैच होगा हमारे लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अगर आप पॉइंट्स टेबल भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा नीचे है इस वक्त, तो उनको पाकिस्तान के खिलाफ भी जो मैच जीतना है वो अच्छे पॉइंट्स टेबल से जीत के उन्होंने ऊपर आने की कोशिश करनी है। तो पाकिस्तान के लिए वो मैच भी आसान नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो, वर्ल्ड कप अभी है, वर्ल्ड कप अभी ख़त्म नहीं हुआ, लॉन्ग मैचेस टू गो, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि अब चेंजेस करने की ज़रूरत है। राइट टाइम यहाँ पर उसामा मीर की बात होती है, उसामा मीर को अगर आप लेके आते हैं तो उसमें एक फ़ायदा आपको ये भी होता है, ज़रूर प्रेशर मैच होता है। सॉरी टू कट यू, किसकी जगह लेकर आया जाए उसामा मीर को? क्या शादाब को हटाया जाए? देखिए, मैं खुद भी हक में हूँ, पाकिस्तान या सब्ज़ लाली परचम से बड़ा तो कोई खिलाड़ी मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बड़ा खिलाड़ी तो है नहीं। अगर आप शादाब खान को समझते हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको आप रेस्ट करवाएं, उनको कहें कि आप वापस थोड़ा सा बैठें बेंच लाइन पे, आप सोचें, रेस्ट करें, आप बात करें अपना क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या नहीं है, क्यों नहीं आप परफॉर्म कर पा रहे, आप उसको ड्रॉप नहीं करते, आप रेस्ट करवाते। ठीक है, आप अपना कॉम्बिनेशन बताइए आप जरा, शादाब की जगह उसामा मीर, और कोई तब्दीली? देखिए, अगर पूरी टीम की बात करूं तो फ़खर जमान, मैं जाऊंगा फ़खर जमान के साथ, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, आपके रिजवान हो गए, आपके सऊद शकील हो गए, आपके इफ्तिखार अहमद हो गए, आपके अगर आप शादाब खान को खिलाते हैं वो आपकी अपनी मर्जी, अगर शादाब चले आ जाते हैं, उसके बाद आपको उसामा मीर हो गए, नवाज को मैं थोड़ा सा रेस्ट करवाना चाहूँगा, या शादाब को करवाएं, नवाज को आप रेस्ट करवाएं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अपना हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं।
थोड़ा सा मुझे पता है कि शाहीन शाह अफरीदी भी लोग तनकीद बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रवि शास्त्री ने भी उस दिन की कि जी ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर हैं। 2 मैचेस से देखें आप एक बंदे को जज नहीं करते कि ऑर्डिनरी है या क्या है। मुझे भी पता है कि ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके लोगों ने स्टैट्स तो हैं। ऐसी ऐसी बातें की हैं कि आप इनको पुराने लेजेंडरी प्लेयर्स तो मत बनाएं, लेकिन ये शाहीन शाह का कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनके साथ। हाँ, ये रवि शास्त्री ने कहा है, कमेंट्री बॉक्स में कहा है। नहीं, रवि शास्त्री साहब को ये नहीं पता ना कि आपका जो कैरियर डुबोया भी इसी बंदे ने डुबोया था। जब आपके प्लेयर्स को आउट किया था, अगर ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर था तो आपके जब आप कोच बने घूम रहे थे टीम के एशिया कप में, तो चीजें तो हैं यहाँ पर। अच्छा, लेकिन बस मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की साइड से जो कि टफ टाइम दे सकते हैं, उनको हमने हल्का नहीं समझना और कैसे ट्रीट करना है? ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात करें तो बैटिंग लाइनअप आपको पता है उनकी तगड़ी है। डेविड वार्नर बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, मिचेल मार्श का कल अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत उन्होंने कल स्कोर किया। आपको पता है वर्ल्ड कप उनका कोई इतना खास इतना अच्छा जा नहीं रहा। उसके अलावा स्मिथ जोन्स हैं, वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। तो उनकी इश्यूज बैटिंग में चल रहे हैं। इस चीज़ को आप देखें, उनकी बैटिंग के अंदर इश्यूज हैं, उनके पेस बैटरी के अंदर। मिचेल स्टार्क भी आपको पता है ज़्यादा कलर में नज़र नहीं आ रहे, ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट नहीं ले रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हमेशा एक बात है ना कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़े माइंडसेट के साथ वापस आता है। ऑस्ट्रेलिया को कभी आप हल्का नहीं लेते हो। रिकॉर्ड तो बना यहाँ पर कि 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हारे, 2 पिछले वर्ल्ड कप के आखिरी, 2 स्टार्ट के वर्ल्ड कप के। लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो बड़ा तगड़ा वापस आते हैं। ज़रूर एक गलती उनकी हुई है यहाँ पर कि वो जो अगर बात करें इंडिया वर्ल्ड कप में तो आपको स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है विकेट में। वो सिर्फ एक स्पिनर के साथ, आपको पता है नेथन लायन अनफॉर्चुनेट था, वो इंजर्ड हो गए थे, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वरना उनके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन वो एक ही बॉलर के ऊपर चलते हैं, एंड्रू जाम्पा के। लेकिन कल भी जाम्पा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है श्रीलंका के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया को आप हल्का नहीं ले सकते यहाँ पर। लेकिन चीज़ वही है, चाहे आप श्रीलंका की बात करें, चाहे आप अफगानिस्तान की बात करें, आपको इंटेंट चाहिए। आपके ओपनर्स देखें ना, उनका इंटेंट क्या था, आप उनका एग्रेसिवनेस देखें। 12 ओवर्स में अफगानिस्तान ने उस दिन 100 स्कोर कर लिया था। जब तक आप वो चीज़ इंटेंट नहीं आपके ओपनर्स रखेंगे अच्छा, तो आप प्रेशर पे जहाँ आप इंटेंट की बात कर रहे हैं, मुझे वैसे बताइएगा, अच्छा कोई मेन खिलाड़ी या फिर कोई ऐसा बल्लेबाज, जिसमें बाबर आजम की मैं बात कर लेती हूँ, वो अगर आउट हो जाए तो क्या ये एक दूसरे को देखकर चल रहे होते हैं, बाकी ऐसे झाग की तरह बैठ जाते हैं कि लाइन फिर लग जाती है कि विकेट आपने ये क्या मसला क्या है? आपने अपना खेल पेश करना है, इंडिविजुअली अपनी जान लड़ानी है, ये आपका मोराल डाउन हो जाता है, आप प्रेशराइज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, एक दूसरे को देखकर खेलते हैं, होता क्या है? देखिए, नर्वस की बात तो नहीं है, लेकिन जिस दिन इंडिया के खिलाफ जो मैच था, ये क्योंकि आपने पांड्या को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब बाबर आजम रिजवान खेल रहे थे वो एग्रेसिव नहीं थे, जरूर अपना वो पार्टनरशिप अच्छी बना रहे थे। उसने हमें फायदा दिया कि हम थोड़ा रिलैक्स थे कि यार एग्रेसिव नहीं है वो लोग। डॉट बॉल्स बहुत खेल गए ना वो, कर सकते हैं। डॉट बॉल्स आपको पता है 125 से 126 हमने डॉट बॉल्स खेली, क्राइम है 126। दैट मींस कि आप 126 रन पीछे थे। अगर आप सिंगल भी कर लें तो आपने क्राइम तो यहाँ पर की है। मसला इस चीज़ का है कि अगर आप अपने ओपनर्स को देखें, सबसे बड़ा इशू आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट का है। आपका ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखें, ओपनर से आपको तो ये तो नहीं चाहिए 30 रन या 35 रन की पार्टनरशिप, आपको चाहिए थी 70-80 की या 100 रन की पार्टनरशिप चाहिए होती है, अच्छे स्ट्राइक रेट पे चाहिए होती है। अच्छा, शुरू से ही हम जब आए हुए इस मैच में, हम शुरू से जब मैदान में उतरे, हमारा बड़ा स्लो पेस था। यानी स्ट्रेटेजी ये थी कि जी हम विकेट रोकेंगे और एंड में जाके मारेंगे, और एंड तक जो है वो हम इसी चक्कर में पहुंच ही नहीं पाए। हम तो पहले ही जो है वो इतने ओवर्स पहले ही घर पहुंच गए थे। ये स्ट्रेटेजी क्यों, जब हमारे साथ ये चलती नहीं है तो हम इसे फॉलो क्यों करते हैं? देखिए, ये चीज़ मैंने कहा ना कि आपको चेंज करनी पड़ती है स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी हर मैच में नहीं आजमा सकते कि श्रीलंका वाले मैच में पावर प्ले में आप एक भी छक्का ना मारो तब भी दुनिया का सबसे बड़ा चेज का जो स्कोर, वो कभी कभी होता है, डेली नहीं होता। आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा ना कि इमाम को यहाँ तो अब रेस्ट दिया जाए। मुझे पता है फ़खर ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन फ़खर को अगर हम लेके आते हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ, तो फ़खर जो उनसे आपको पता है वो एग्रेसिव उनका है। आप उनको प्लीज़ चेंज ना करें कि यार आपने टाइम क्रीज पे गुजारना है। वो प्लेयर टाइम क्रीज पे गुजारने वाला नहीं है। वो प्लेयर वो है जो कि एग्रेशन दिखाएगा, वो मारेगा, वो आगे वो जो उनकी नेचुरल गेम है उसको खेलने दें। खुदा का वास्ता उसको खराब ना करें। वो बेड़ा गर्क अपना भी करेगा, आपका भी करेगा। पॉइंट पर ये चेंज क्यों नहीं आ पा रहा? या हो सकता है, पॉसिबल है ये कि फ़खर को ले आया जाए और इमाम को कहा जाए रेस्ट कर लें? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। देखिए, पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब आप एक उस अभी तो चले टूर्नामेंट तो ओपन है, आप कोई बाहर नहीं हुए, लेकिन जब वो टाइम आ जाता है ना कि जब आपने टूर्नामेंट में सोचना पड़ता है आपको कि यार मैंने चेंजेस करनी है टीम में, और करनी जेन्युइन चेंजेस हैं, तो आपको करनी पड़ती हैं। आप जरूरी हो जाता है जी, चेंज जो है वो अक्सर मुकाम पे बहुत जरूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अवीस साहब, आप हमारे साथ थे, और उम्मीद ये कि आपकी बात जो इस वक्त हुई है बड़ी ऑथेंटिक है। उसामा मीर को भी आना चाहिए और फ़खर को भी आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस हैं, और ब्रेक भी लेनी चाहिए क्योंकि ब्रेक भी जरूरी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब मैं बात करूंगी, बड़ा सीरियस इशू है। क्या गरीब होना जुर्म है? नहीं, बल्कि इस दुनिया से गरीब मरना इससे बड़ा जुर्म है। शायद ऐसे जुमले आपने अक्सर फिल्मों में सुने होंगे, मगर हम आज बात करने वाले हैं गुर्बत के ख़ात्मे की। जी हाँ, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी नाजरीन, जैसा कि अभी आपसे सारिश ने कहा कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं बल्कि गरीब मर जाना जुर्म। जुर्म इस वजह से है जी कि आप कोई कोशिश नहीं करते और ये कहते हैं कि जी वो कौन सा फुकदा है जो वह हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आज ऐसे ही इंसान की हम बात करते हैं जो हमारे साथ हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है, नाम ही उनका एक ब्रांड की इक्विवेलेंट हो चुका है अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तारुफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके खिलाफ भी बोलते हैं। तो भाई साहब, जब 2010 का सैलाब आया था तो ये शख्स आपको एक टांग पे खड़ा हुआ नजर आया था कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, और गरीबों की बगैर किसी गर्ज के मदद करता रहा, बगैर किसी नस्ल के, बगैर किसी तफरीक के ये शख्स उनकी मदद करता रहा। फिर उसके बाद जब आपका कोरोना आया, कोरोना में लाखों अफराद के घर पे रोज़ राशन जाया करता था। जब आवाम भूखी हुई तो दस्तरखान लगा दिए, जब सहरी और इफ्तारियों का मसला हुआ तो पार्सल उनके घरों तक पहुंचाने का एहतमाम कर दिया। इसके साथ साथ जब मेडिकल की बात आई तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक बेहतरीन आउट क्लास जो है उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर बना दिया, एक ओल्ड एज होम बना दिया, और फिर पाकिस्तान का कराची का सबसे बड़ा मुर्दाखाना बना दिया। इसके साथ साथ कब्रिस्तान भी बना दिया। बिल्कुल, जफर भाई को इतना इंतजार हम नहीं करवाते हैं। समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जफर भाई आपके वक्त का। आज हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन बना रहे हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि ये जिम्मेदारी तो रियासत की है कि गुर्बत को ख़त्म करना है, उस तरीके से काम हो रहा है जैसे होना चाहिए? देखिए, मैं इस वक्त मेरे पास तो इस टॉपिक के ऊपर इतना मैटर है कि मैं शायद 10 दिन तक बोलता रहूं। और इस वक्त दुनिया शायद आज गुर्बत का आलमी दिन बना रही है, लेकिन हम तो 1.5-2 साल से 2.5 साल से इस हालत में आ चुके हैं। हमारा पूरा पाकिस्तान के लोग रोज़ाना जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं। लोगों के घरों में 1 तारीख को तनख्वाह आती है और 1 तारीख की शाम से ही क़यामत शुरू हो जाती है और वो फिर किस तरह 29 दिन गुजारते हैं। ये बात देखें, गुर्बत का आलमी दिन बनाना और पूरा मुल्क 80% आवाम अचानक से मिडिल क्लास आवाम का गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाना, ये बहुत बड़ी क़यामत है। अच्छा, रोएं किसके आगे जाके? किसके आगे रोएंगे? आप उसके आगे रोएंगे जो आपके जिनको आप मुंतखब करते हैं अपना सियासतदान या कुछ भी, या वजीर मिनिस्टर, वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपसे बहुत हाई है। हमें एक मिडिल क्लास आवाम जो है, जो बेचारी 50,000 रुपये तनख्वाह पूरे महीने में कमाती है, आज महंगाई इतनी हो गई है कि चीज़ें 300-400 गुना महंगी हो गई हैं, 500 गुना महंगी हो गई हैं। अभी कल एक साहब मेरे पास आए हुए थे, वो मुझसे सीधी सीधी बात कर रहे थे कि यार सिर्फ मुझे जफ़र इतना बता दो कि अगर सिर्फ 6 लोगों का घर हो, जिसमें 6 लोग हों और वो सिर्फ रोटी खाएं, तो ये बताएं पूरे महीने का क्या खर्चा है। मैंने कहा आपके सामने 25 रुपए की एक रोटी है, अगर 6 लोग हैं 12 रोटी आएगी, तो एक वक्त की सिर्फ रोटी 300 रुपए की है, यानी 27,000 रुपए में 30 दिन रोटी खाएंगे। इसमें प्याज शामिल नहीं है कि अगर खाली प्याज के साथ रोटी खा ले, इसमें चटनी शामिल नहीं है, अचार शामिल नहीं है, इसमें घर का बिल शामिल नहीं है, इसमें बच्चों की फीस शामिल नहीं है, इसमें आने जाने का किराया शामिल नहीं है, इसमें माँ बाप की दवाई शामिल नहीं है, इसमें घर में किसी किस्म का राशन जिसमें तेल, बेसन, चावल, दाल कुछ शामिल नहीं है, सब्जी, तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे? अब बात ये, रोएं किसके आगे जाके? लोगों के घरों में बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोगों की बिजलियां कट रही हैं। अगर बिल नहीं जमा करा रहे तो उनकी FIR कट रही हैं। मतलब बिल जमा नहीं, भाई इसलिए नहीं जमा करा पा रहे कि पैसे ही नहीं है। मैं आलमी गुर्बत के दिन पे क्या रहूं? मैं तो अपना बता रहा हूं आपको, अपने मुल्क के हालात बता रहा हूं कि इस वक्त जो महंगाई हमारे मुल्क में है, आपके सामने लोगों की कुव्वत खरीद से हर चीज बाहर हो चुकी है। सारा पाकिस्तान रो रहा है कि हम 332 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी 3 दिन पहले 40 रुपए लीटर कम हुआ है पेट्रोल, तो लोग समझ रहे थे कि शायद पता नहीं, भाई लोग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अब भी नहीं अफोर्ड कर सकते। कि बात यह है, अगर आप 280 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, ये कौम कैसे अफोर्ड करेगी? यहाँ जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं जामे कराची के, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, और अगर नौकरी लग रही है 25,000 और 30,000 रुपए की लग रही है। अरे भाई 40,000 रुपए तो 80 गज के घर का बिल भेज देती है कि इलेक्ट्रिक। लेकिन जफर भाई यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि जहां आप यहाँ पर माशाल्लाह से आप सारी बातें कर रहे हैं, ये हकीकत है
लेकिन ये बातें करने के साथ साथ आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है और आप जैसे जितने भी लोग हैं उन्हें भी बनाया जाता है। कहा यह जाता है कि जी आपने लोगों को फ्री में खाना खिला खिला के उनकी आदतें ऐसी बिगाड़ दी हैं कि वो काम ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ मुफ्तखोरी करना चाहते हैं। फ़हीम भाई देखें, जिसके पास कोई काम नहीं है ना वो तनकीद करेगा। आप बताएं हमारा आपका दीन क्या बोलता है कि भूखे को रोटी दो या नहीं दो? बिल्कुल दो, बिना किसी तफरीक के दो। दुनिया में किसी भी महज़िब माशरे में चले जाएं, भूखे के लिए क्या कहा जाता है? मसला ये है ना जफर भाई कि अब तफरीक करना मुश्किल हो गया है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना एक कि कौन वाकई मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं 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 नहीं, अब तफरीक वाली लाइन से हम आगे निकल चुके हैं। आप मेरी बात बड़े गौर से समझें। 300 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला आता था, ठीक है, 1.5 साल पहले की बात होगी। आज 1900 से 2000 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला आ रहा है। 12,000 रुपए में पूरे महीने का राशन आता था मिडिल क्लास फैमिली का 1.5 साल पहले। आज 12,000 रुपए में 5 बोरा से आटा आ रहा है। आप समझे इस बात को। आज चने की दाल 130 रुपए किलो नहीं है, आज 300 रुपए किलो है। आज 350 रुपए किलो अच्छी दाल है कोई। तो भाई लोगों की तो कुव्वत खरीद खत्म। अब इन हालात में अगर ये चैरिटेबल इदारे जो है, अब आप समझिए हमने जो गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोले हैं जिसके ऊपर हर 48 घंटे में एक बार मरीज को लेटना है जब तक वो जिंदा है आके 4 घंटे के लिए, वो 4 घंटे का डायलिसिस जो हम करके दे रहे हैं इंटरनेशनल मशीनों पर, इंटरनेशनल किट पे, उसकी मार्केट में रेट 25 से 30,000 रुपए। यानी तुम अगर जिंदा रहोगे तो जिंदगी भर हर महीने 3 लाख रुपए दोगे। कौन दे सकता है? अब एक अमीर आदमी घर में बैठ के कमेंट्स करे अरे बंद करो ये फ्री डायलिसिस सेंटर, सबके पास पैसे छुपा के रखे। नहीं रखे छुपा के पैसे भाई, 3 लाख रुपए नहीं है। अभी हमने दुनिया की सबसे लेटेस्ट तरीन लैब कायम की है कराची में मज़ार कायद के सामने। वो मशीनें सिर्फ अरबों रुपए की आई हैं, ना किसी बड़े अस्पताल के पास है सरकारी ना प्राइवेट। रिपोर्ट इंसान का खून का टेस्ट करेगा फ्री में। अब आप बोले नहीं जी बंद कर दो, लोग करा सकते हैं खून का टेस्ट। अरे सिर्फ 70,000 रुपए के होते हैं फला टेस्ट 3 लाख नहीं करा सकते लोग। 6,000 रुपए का टेस्ट नहीं करा सकते लोग। 65,000 रुपए का MRI नहीं करा सकते, मर जाते हैं। बार बार डॉक्टर लिखता है जाओ MRI करा के आओ देखे दर्द है क्या। लोग सिटी स्कैन नहीं करा सकते, 25,000 का, 20,000 का, 12,000 का नहीं करा सकते। बात यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में शायद दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा कराची या दुनिया का वो मुल्क होगा जहां सबसे ज्यादा लोग बाइक पे घूमते हैं। मैं माजरत के साथ आपको काट रही हूँ। मैंने तो हम लोगों ने खबरों में ऐसी ऐसी चीजें रिपोर्ट की हैं कि एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे और डेड बॉडी को बाइक पर घर ले जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, चचा और बाप का भी इंतकाल हो गया। बिल्कुल, मैं मीरपुर खास का वाकया बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। मीरपुर खास का वाकया है, वो मैयत बाइक पे लेके जा रहे थे, सामने से गाड़ी ने मारा, वो दोनों भी मर गए। तो यहाँ तो वो वाकयात आप सुनेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं सुनेंगे। देखिए यहाँ तो हमारे वो भाई जो हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए गटर साफ करने जमीन में उतरते हैं, यकीन करें बगैर किसी सेफ्टी हेलमेट, बगैर किसी किट के, वो गटर के उस फुजला के 10-10 फीट अंदर जाते हैं, फिर 2 मिनट 1 मिनट बाद बाहर निकलते हैं, थूकते हैं, मुंह में जो कुछ आ जाता है, सांस लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं। और अगर उस गैस में मर जाएं, शिकारपुर का वाकया, इरफान मसीह मरा, मैं उसके घर भी गया, तो जब वो मर जाएं, अगर बेहोश हो जाएं, उनको लेकर अस्पताल भागोगे। 2 लोग अंदर गए थे, बेहोश हो गए, तो डॉक्टर पता है क्या बोल रहा है कि अच्छा इसको पहले नहला के लाए, मैं नहीं छूंगा। जब नहला के लेकर आते हैं तो एक मर चुका होता है, फिर वो कहते हैं वो सिलेंडर पड़ा है आप खुद उठा के लगा लीजिए, मैं तो नहीं छूंगा। वो सिलेंडर लगाते हैं उसमें ऑक्सीजन ही नहीं होती। तो ये दर्द तो एक अलग है। लेकिन बात यह है कि अगर हम गुर्बत की बात करेंगे, इस वक्त जो मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास में फिर बोल रहा हूं, मैं तो गरीब की बात ही नहीं कर रहा, मिडिल क्लास फैमिलीज जो कयामत देख रही हैं पाकिस्तान में, वो इनकी नस्लों ने कभी ना सोची थी ना देखी थी। फिर कह रहा हूं, 1 तारीख को अगर तो कोई ऐसा इदारा हो दुनिया में या पाकिस्तान में जो 1 तारीख को तनख्वाह दे देता हो, यहाँ तो 2-2, 3-3 महीने लेट चल रहा है मामला, अगर कोई 1 तारीख को तनख्वाह दे रहा है तो शाम 5 बजे जब वो पैसा लेके घर पहुंचता है अपनी तनख्वाह, तो उसके 10 मिनट बाद घर में कयामत होती है कि अगर 40,000 रुपए तनख्वाह थी, 25,000 रुपए रेंट दे दिया, 15,000 बचे वो बिजली के बिल में चले गए। अब खाली हाथ बैठे हैं कि बच्चों की फीस कैसे दें, वैन के पैसे कैसे दें, राशन कैसे आएगा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई। इसका आप ग्राउंड रियलिटीज को से वाकिफ हैं, आपके पास डेटा तक मौजूद है, आप इस पर काम करते आ रहे हैं एक अरसे से और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। मुझे ये बताइए, हमारे नाजरीन को ये बताइए, हल क्या है? फौरी तौर पर किस तरीके से रिलीफ मिल सकता है? सर सबसे पहले हुकूमत को, फ़हीम भाई आप बैठते हैं लोगों के साथ, उनके मसाइल सुनते हैं, आप जानते हैं ना मसाइल लोगों के। सर इस वक्त आवाम को रिलीफ चाहिए, कम से कम 6 महीने तक इनको इतना कर दिया जाए, आटा
तेल और दाल, 3 चीजें रियासत का है, ये लो भाई हम आपसे इसका पैसा बाद में भी नहीं लेंगे, फौरन दिया जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस किसी खुदकुशी के वाकये में कभी ऐसा वक्त आया है? नहीं, हिस्ट्री में नहीं मिलता भाई। मैं आपको कराची जैसे शहर से बैठ के बात कर रहा हूं। 2005 का ज़लज़ला आपको याद है? कराची, पूरा कराची रोडों के ऊपर है, लोग कितनी मदद करनी है। 2010 का सैलाब, 11 का सैलाब, अभी आपके सामने कोविड गुजरा, डेली 35,000 बोरे राशन हम बांट रहे थे। कहां? घर से ला रहे थे, लोग दे रहे थे, महीनों बांटा, फ्री अस्पताल खोल दिया, पूरा एक्सपो सेंटर 2.5 साल तक चलाते रहे, 2.25 साल तक के भाई राशन, वो उसमें नाश्ता खाना, उसके बाद सैलाब में आपके सामने लाखों बोरे राशन, खेमे, मच्छरदानियां। लेकिन आज सूरत हाल इतनी डेंजर है कि मैं आपको, फहीम भाई जानते हैं, हम तो गली गली घूम रहे हैं कि ये डायलिसिस सेंटर चलते रहे, ये लैब चलती रहे, ये मुर्दा खाने चलते रहे। अरे लोग मैयत बस नहीं ले सकते। अगर किसी का माँ बाप अस्पताल में मर रहे हैं तो बीवी के जेवर रखवा के मैयत क्लियर कराते हैं लोग कि भाई मैं नहीं दे सकता वेंट का 3 दिन का पैसा। लोगों के साथ कयामत हो गई है। मैं आपसे, आप कुछ नहीं करें, 4 साल में सिर्फ अपने मीडिया के लोग देख लें कितने बेरोजगार हुए हैं, और जो बेरोजगार हुए क्या उनकी नई नौकरियां लग गई? भाई आखिर में आपसे आखिर में एक पैगाम चाहेंगे जिससे कुछ हौसला अफजाई हो जाए पाकिस्तानी अवाम की। बस पाकिस्तानी अवाम से मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो रास्ता नजर आ रहा है वो ये कि दुआ करें कि परवरदिगार आलम कोई मौजज़ा करे। लोगों के हालात, एप्लीकेशंस, हमारे जैसे इदारों पे जो दबाव है, जो बिला तफरीक काम करते हैं, किसी से उसकी ज़बान नहीं पूछते, उसका मजहब नहीं पूछते, उसका मसलक नहीं पूछते, लोग बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। अगर मेरी माँ पे ये वक्त आ जाए कल किसी इदारे में जाना पड़े उसको मदद के लिए, यकीन करें एक एक कदम उस मेरी माँ का या मेरी बेगम का या मेरी बहन का इतना भारी होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है किस कदमों से किसी इदारे तक पहुँचेगी। और अगर वो इदारा ये बोलेगा बहन ये देखो 350 जो लोग खड़े हैं सबकी सेम एप्लीकेशन है कि मालिक मकान ने घर से निकाल दिया है, बच्चा वेंटिलेटर पे है, माँ इलाज पे है, घर की बिजली कटे हुए 2 महीने हो गए, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, 1 साल की फीस है, हर केस 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए का है। ये खरबों रुपए आएंगे कहां से? ये बेचारे झूठ नहीं बोल रहे, वाकई मुसीबत ज़दा लोग हैं, क्योंकि हर आदमी हर महीने किसी ना किसी से महीना पूरा करने के लिए 20 से 25,000 30,000 रुपए कर्जा ले रहा है। तो साल के एंड में 2.5-3 लाख जो बन रहा है वापिस कैसे करेगा? कोई रास्ता है? तो बस दुआ करें अल्लाह ताला से, खुदा को ऐसे। बस हम भी दुआ कर रहे हैं जफर भाई, आप भी दुआ कीजिए, और जो काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम है, आवाम की खिदमत करना, इसे जारी रखिएगा चाहे जो भी हालात हों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपना ख्याल रखिएगा। और सहरिश वाकई बिगड़ चुके हैं, हमें इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ही ऐसी नज़र आ रही है कि बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। और फहीम ये तो हम बात इस तरह कर रहे हैं कि ओवरऑल आप ये देखें कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमारे साथ दफ्तरों में मौजूद लोग हैं जो इसी तरह की प्रॉब्लम्स अपनी बताते हैं कि नहीं गुजारा हो पा रहा। खैर महंगाई इतनी बढ़ गई, दुआएं हैं जो चीज़ों को बेहतर करेंगी। आगे बढ़ेंगे, अब उन लोगों की बात करेंगे जिनको हमारी दुआओं की इस वक्त अशद ज़रूरत है। गजा में इजरायली बर्बरियत के बायस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2770 हो गई है, 9,500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, शहदा में 724 नौमौलूद और कम उम्र बच्चों की तादाद है। और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले मुमताज़ साहिबा मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इन हालात में जब हम देख रहे हैं कि ये जो जंग है फ़िलहाल तो कोई ऐसा इंदिया भी नहीं नज़र आ रहा कि बंद होगी या फिर खून रेज़ी का सिलसिला रुकेगा, ऐसे में इमदाद पहुँचना, इंसानी इमदाद पहुँचना अशद ज़रूरी हो गया है। पाकिस्तान इस महाज पर अपने तौर पर किस तरह, कहाँ कैसे बात कर रहा है, ज़रा बताएंगी हमें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने जो फ़लस्तीन में इस वक्त सिचुएशन है उस पर अपनी आवाज़ हर उस फोरम पे उठाई है जहाँ पर भी इंटरनेशनल लॉ की डिस्कशन हो रही है या ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। यूएन जनरल असेंबली का सेशन जो अभी जारी है उसमें पाकिस्तान के मंदूब ने इसराइल की जो इस वक्त जारियत है उस पर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो वाज़े की है। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है उसका इजलास जनीवा में हुआ, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने बड़ा एक असूली मौक़िफ़ लिया और वहाँ पर OIC को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट दी जिसमें हमने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जोर दिया
कि ये जो इस वक्त बर्बरियत की दास्तान है इसको ख़त्म किया जाए और गाज़ा के ऊपर सीज जो है उसको भी ख़त्म किया जाए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो जद्दा में हमारा मिशन है, वो वहाँ पे OIC के रुकन ममालिक के साथ बातचीत की, उसके साथ डायलॉग किया। उसके नतीजे में कल एक स्पेशल सेशन होने जा रहा है OIC की एग्जेक्टिव कमेटी का, जिसका पाकिस्तान भी रुकन है, और हमारे वज़ीर ख़ारजा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पर हमारी जो व्यू पॉइंट है वो प्रेजेंट करेंगे, जिसमें फौरी तौर पर सीज़ फायर की बात है, जो इस वक्त एक सीज और मुहासरा किया हुआ है इसराइल ने गाज़ा के ख़िलाफ़, उसके बारे में बात करेंगे, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फौरी तौर पर गाज़ा के अवाम के लिए दी जाए, उस पर हमारी मुमताज़ साहिबा, कल देखने में आया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुल के जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे दी है और बयान कर दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, और हर उस शख्स के ख़िलाफ़, ये भी दबे अल्फाज में वो कह चुके हैं कि जो इजराइल के ख़िलाफ़ है उसके खिलाफ भी जो है वो अमेरिका अपनी स्टैंडिंग जो है वो साबित कर चुका है। यहाँ OIC का आपने जिक्र किया, हमारे किसी भी इस्लामी भाई ने या बशमुल पाकिस्तान ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट गाज़ा की सपोर्ट में अभी तक नहीं दिया। आपके ख्याल में क्या वजह है? देखें, इसीलिए OIC का इजलास हो रहा है और पाकिस्तान भी बाकी इस्लामी ममालिक की तरह इस सिचुएशन पर कंसर्न्ड है, और वज़ीर ख़ारजा ने इस सिलसिले में कुछ वज़राए ख़ारजा से बातचीत भी की है। उनकी कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई। इसके अलावा उन्होंने UAE के और तुर्की के वज़राए ख़ारजा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से ये बात भी की है, और ताकि OIC का एक मुत्तफ़िका बयान सामने आ सके। जब जद्दा में कल कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद एक मुत्तफ़िका पोजीशन आएगी जो कि पाकिस्तान की और इस्लामी ममालिक की की जो पोजीशन है इस पे बड़ी क्लियरली सामने आएगी, जो आपको यकीन हो सकता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा मुमताज़ साहिबा, अब जैसे कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में इमदाद भेजने का फ़ैसला किया है, तो स्पेसिफ़िकली ये जो असिस्टेंस है ये वाली, इसको पहुंचाने के लिए ज़्यादा कौन से मुल्क हैं जिनसे रब्ता किया जा रहा है? शाम आई थिंक सो ज़्यादा इसके हवाले से देखा जा रहा है कि उधर का बॉर्डर खुलेगा तो ये इमदाद वहाँ तक पहुँचेगी। तो शामी हुकाम से आप लोगों की बातचीत किस तरह की हुई है इस सिलसिले में? जी, इसमें तो हमारी जो बातचीत हो रही है वो तो एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ के साथ हो रही है, जो रेड क्रेसेंट सोसाइटी है उसके साथ हो रही है। उसके अलावा मिस्र के हुकाम के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि गाज़ा का एक जो बॉर्डर है वो खुलता है इसके साथ मिस्र के साथ, तो हम मिस्र के साथ भी इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह जानती हैं इस वक्त बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं और किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हो रही, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ दें और जल्द से जल्द इस सिचुएशन के लिए पाकिस्तान अपनी इमदाद भिजवा सके। जी, बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इमदाद भिजवाए। अच्छा, काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 6 तारीख से जो है ये जंग शुरू हुई है और अभी तक जो है वो जारी है। शहादतों की तादाद भी बढ़ गई है, दोनों जानिब से मिसाइल दागे जा रहे हैं। अब सीज़ फायर की अगर बात की जाए तो इस वक्त क्या ख़िते में बातचीत चल रही है कि सीज़ फायर की जानिब बढ़ने के लिए कोई एक फरीक तैयार है? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक आवाज़ से इस पर बात करे और सीज़ फायर पे ज़ोर दे। और ये जो डेली बेसिस पर बम्बार्डमेंट हो रही है, बमबारी हो रही है गाज़ा पर, उसको बंद करवाया जाए। तो हम तो इसीलिए पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस में हम ये बात कर चुके हैं कि इसको जल्द से जल्द यहाँ पर जो सूरत हाल है उस पर अपना रोल अदा करें। अच्छा मुमताज़ साहबा, कैसे पॉसिबल है कि इजराइल पर जो प्रेशर है वो इस हद तक बढ़ाया जाए कि वो मजबूर हो जाए कि यहाँ पर जंगबंदी की जाए या फिर इस सिलसिले को रोका जाए? इस हवाले से जो दुनिया में आप काविशें देख रही हैं,
मैं अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, कौन से ममालिक हैं जो कि भरपूर तरीके से आगे आ रहे हैं? स्पेशली ईरान की अगर बात की जाए तो क्या स्टांस देख रही हैं अभी हालिया सिचुएशन में? देखिए, मैं दूसरों की पॉलिसी पर तो तबसरा नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगी और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना रोल अदा करेगा। हमारी एक लीडरशिप पोजीशन है OIC में। इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा ने ये अहम ममालिक के साथ टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस की हैं और आगे भी जारी रखेंगे। अभी ये कल जब जद्दा में मीटिंग्स होंगी वहाँ पर भी पाकिस्तान अपना रोल अदा करेगा और जो पार्टिसिपेटिंग वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा आएंगे उनसे भी वज़ीर ख़ारजा इस मसले पर अपना एक बातचीत भी करेंगे और एक रोल अदा करेंगे ताकि एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप हो इस मामले पर। बिल्कुल जी, बेहतरीन। अच्छा मुमताज़ साहिबा, आखिर में जाते हुए हम ये चाहेंगे कि आप हमारे फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के साथ जो है वो किस तरीके से जो है इज़हार यकजहती पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो किन अल्फाज में करना चाहेंगी जाते जाते? जी, वो पाकिस्तान की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है और ये आज से नहीं है, ये पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी अवाम ने फ़लस्तीन का जो हक़ खुद इरादियत है उसका परचम बुलंद रखा है। और हम अभी भी सबसे पहले हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है गज़ा में, उसको ख़त्म होना चाहिए और उसके बाद एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो ताकि फ़लस्तीनियों को उनका जो हक़ है एक ख़ुद मुख्तार रियासत में रहने का वो दिया जा सके। सही, बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने अपने मौक़िफ़ और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। और वक्फा ले लेते हैं जी, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब आने वाले वज़ीर आज़म कौन होंगे सहरिश, आपको पता है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये हमें भी नहीं पता और शायद सितारे किसकी फेवर में जा रहे हैं ये सितारों को मालूम हो, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं और अभी पॉलिटिक्स के इम्तिहान और भी हैं। बोल्ड प्रेडिक्शन की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन, जो कि आपका पसंदीदा सेगमेंट भी है और उनसा शाह ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए भाई कि मियाँ साहब जो हैं वो 21 तारीख को वापस आ रहे हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बेहतरीन। उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आगे, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं? ओके, मियाँ साहब की तो आ रहे हैं और यहाँ पर जो कार्ड है वो भी बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड है मियाँ साहब का, 4 ऑफ वांड्स का, तो खुश भी बहुत ज्यादा है, एक्साइटेड है वापस आने के लिए और आकर बहुत जल्दी जो है वो सारी चीजें अपना संभालेंगे। पॉलिटिकली जो है एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, मीटिंग्स नजर आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन उनका बढ़ेगा, तो एक्साइटेड है, बहुत खुश है वापसी के लिए और काफी अरसे के बाद उनकी वापसी हो रही है। खुश बहुत है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल भी हुए हुए और कुछ जो है पास्ट की चीजें भी इनको याद आ रही हैं, लेकिन उनको पता है कि आगे जो बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करनी है और जो भी वो उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, आते ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, तो उनसा अब मुझे ये बताएगा, किसी भी तरह की कानूनी हर्डल्स तो आड़े नहीं आएंगी? मैं देख लेती हूँ, हैंडमैन का कार्ड तो है, तो मुझे लगता तो है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ कानूनी मामलात में फंसे हुए रहेंगे, फंसने का कार्ड है, स्टक का कार्ड है, तो कुछ चीजों में स्टक रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो कुछ अरसे के बाद वो रिलीज भी हो जाएंगे। जो भी इनके मामलात हैं, मुझे लगता है आपके उनको फेस करेंगे तो वो मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जरदारी साहब बड़े अरसे से जो है वो एक एक्टिव इस वक्त जो है वो पॉलिटिक्स से गायब हुए में, उनके कार्ड इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनके बारे में तो बताइए कुछ। जी, जरदारी साहब के लिए जो कार्ड है द डेविल का कार्ड है, तो डेविल का कार्ड जो होता है वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहा होता है। जरदारी साहब उनसा स्क्रीन से बिल्कुल गायब हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकली बड़े वो मुतहरिक हुए हैं। लाहौर में थे, चौधरी शुजात से भी उनकी मुलाकात हुई। अरे अभी तो वो शादियां अटेंड कर रहे हैं ना यहाँ कराची में, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के बेटे की, तो पॉलिटिक्स से थोड़े से गायब है, उनके बारे में बताएं।
देख पॉलिटिक्स से गायब तो नहीं हुए वे, उनकी सारी चीजें चल रही हैं, डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ फैमिली भी कमिटमेंट्स भी है, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकली भी एक्टिव है, बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं और अंदरूनी तरीके से काफी सारी प्लानिंग्स हो रही हैं और इक़्तिदार में आने की कोशिश की है, तैयारियां इनकी कुछ भी बहुत है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो तैयारियां जो चल रही हैं उनकी इक़्तिदार में आने की, कार्ड्स फेवर कर भी रहे हैं उन्हें या नहीं? फेवर देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इस वक्त अनसर्टन सिचुएशन है, कंफ्यूजन्स है, अभी कोई मैं नहीं कहती कि श्योर नहीं है, कोई उसको कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो अपना पार्टिसिपेशन उनकी मुझे लग रही है कि पार्टिसिपेशन तो रहेगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि हर चीज जो है उनके कंट्रोल में है, जो चाहे वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो अनसर्टन है। ओके अच्छा सहरिश, हमने मियां साहब के बारे में पूछ लिया, जरदारी साहब के बारे में पूछ लिया, ये भी पता कर लेते हैं मौलाना साहब सदर बन रहे हैं या नहीं, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल उनसे आपके सामने आप पूछ सकते हैं। हाँ मैं तो पूछ चुका हूँ उनसे, अब मैंने कहा इनके बारे में भी पता कर लिया जाए, तो क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। जी मौलाना साहब के लिए जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत छोटा कार्ड होता है, तो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि सदर बनेंगे या नहीं, प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के, तो इस मैं नहीं समझती कि वो इस चीज के केपेबल है। अपनी तरफ से पूरी इनकी कोशिश है, डेथ का कार्ड है, वो समझ रहे हैं कि कोई नया सेटअप आएगा और हो सकता है कि उनको नॉमिनेट किया जाए, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नजर आ रही है कि कोई खास उनको इक़्तिदार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चले उनसा ठीक हो गया, आप जरा आखिर में क्योंकि 2 दिन बाकी रह गए हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जरा बता दें कार्ड्स किसको फेवर कर रहे हैं? अच्छा जी, कार्ड्स तो देखिए पाकिस्तान के बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ऑस्ट्रेलिया के जो लिए जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, दोनों टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो क्या ड्रॉ हो जाएगा? ड्रॉ तो नहीं होगा, लेकिन चांसेस मुझे ज्यादा पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। देखें क्या होता है। मैं भी इस मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेरा भी अंदाजा यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, तो उनसा ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये बाबर आजम चलेंगे, जरा उनके कार्ड्स तो देखें। बाबर आजम 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो परफॉर्मेंस वाइज ओके रहेगा, कोई बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये है कि टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। एक कॉपरेशन का कार्ड है कि मतलब दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। अच्छा रिजवान का भी देख लीजिएगा। किसका? रिजवान, मोहम्मद रिजवान के लिए लावर्स का कार्ड है, कार्ड बड़ा मेजर है, कहने का कार्ड है, तो परफॉर्मेंस जो है वो मोहम्मद रिजवान की छाए रहेंगे पूरे मैच में। अगर एक टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस है तो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस रहेगी। अच्छा शाहीन का भी जो है वो जरा कार्ड देख लीजिएगा, शादी के कार्ड के बाद कोई ऐसा कार्ड दिखा नहीं उनका जिसमें वो खुश नजर आए हों। हाँ यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड है, तो ये कोशिश तो करेंगे आने वाला जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को बैलेंस कर सकें, जो पहले परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ये ओवर एक्साइटेड बहुत हो जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स दावे बहुत करते हैं, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया में कुछ न कुछ कहना, अदरवाइज अगर हम देखें तो मतलब कोई खास इतनी बहुत बड़ी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही शाहीन शाह अफरीदी की। अच्छा उनसा खैर सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अगर हसन अली की भी बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने कोई भी बात नहीं कर रहा, कर लेते हैं उनकी, कोई तो बात करे ना उनकी, वो भी खेल रहे हैं। हसन अली के लिए जो कार्ड है एम्परर का कार्ड है, ये कार्ड किंग का कार्ड होता है, अगर उनको मौका दिया गया तो हसन अली की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और जो है वो यहाँ पर एम्परर का कार्ड है और डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोशिश तो इनकी यही होगी कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो खुलकर परफॉर्म करेंगे आने वाले। उन्हें हर मैच में मौका दिया जा रहा है, ओपनिंग स्पेल करवा रहे हैं वो, इससे ज्यादा मौका क्या दिया जाएगा। खैर इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वो रहते ही हैं, अगर खेल के नहीं तो डांस करके रह लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच उनसा, आप हमारे साथ थी और बड़ी मजे की बातें जो है वो आपने बताई हैं। आप देखते हैं कि क्या हकीकत क्या फसाना, लेकिन ये सब कुछ देखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं। और अब बात हो जाएगी मेरे फेवरेट सेगमेंट की, क्योंकि खुद को बेहतर मेंटेन करना और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें तो नौजवानों में एस्थेटिक्स का रुझान जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। सैरिश, क्या ख्याल है आपका, ये एस्थेटिक्स जो है ये इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ जब जिद्दत आती जाती है ना, तो अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो उसमें क्या मज़ायका है भाई। नहीं, रंग को गोरा करना और अपने चेहरे के खदोखाल को फिल करवाना ये खूबसूरती है। देखिए, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो लोग जो अल्लाह न करे जिनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, जल जाते हैं, एक्सीडेंट में बाजुकात कोई चीज़, आपका चेहरा ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में ये एस्थेटिक सर्जन्स ही हैं जो कि उनको फिर इस काबिल बना देते हैं कि जो मुआशरे में बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। और अगर आपको अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ ठीक नहीं लग रही और अपने चेहरे को ठीक करना चाहते हैं, तो ये आपका ज़ाती मामला है, बिल्कुल हक है। तो खैर, ये रुझान इतना बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर्स जो हैं वो क्या राय रखते हैं, किस तरह के पेशेंट्स जो कि समटाइम एक होता है ना कि इंसान बड़ा वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ क्रेजीनेस के साथ भी सोच रहा होता है, डॉक्टर्स मना भी करते हैं लेकिन फिर भी लोग करवाते हैं, तो ये कितना खतरनाक है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी है कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर सफिया हबीब साहिबा, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर सफिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहिबा, आप इत्तेफाक करती हैं मेरी इस बात से जो मैंने ये कहा कि बाजुकत कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा स्पेशली सोशल मीडिया को देखकर लड़कियां आजकल ऐसी हो गई हैं कि वो हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स लेकर आती हैं कि जनाब हमें ऐसा बना दें, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, स्नैपचैट वाला फेस चाहिए ये ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं आई एम डॉक्टर सफिया एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। और जब से हमारे पास ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स और ये सब चीज़ें कॉमन हुई हैं और लोगों में अवेयरनेस आई है, तो अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत अर्ली एजेस में, बहुत यंग एजेस में आते हैं, चाहे उनको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हो या नो, बट इट्स अ गुड थिंग इन अ सेंस कि पीपल आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन एंड दे आर लाइक कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन केयर नाउ, सो इट्स अ गुड थिंग इन दैट सेंस आई थिंक। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस इन्फॉर्मेशन की आपने बात की है कि लोग आ रहे हैं और लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे लगें, बेहतरीन लगें, एक इशू मेरा भी है जिसके बारे में मैं आपसे राय भी चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस्म के लोग ज़्यादातर आपके पास आते हैं, क्योंकि आम रुझान ये है कि जी रंग गोरा करवाने वाले आ रहे हैं या फिर कोई पिगमेंटेशन का मसला है वो लोग आ रहे हैं, तो ज़्यादातर आपके पास जो पेशेंट आते हैं, जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वो किस नौइयत के लोग होते हैं और किन केसेस के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे पास जो यंग लॉट आ रही है, जो यंग लड़के भी और लड़कियां भी, दोनों किस्म के, हर तरह के पेशेंट्स, जो यंगर पॉपुलेशन है, दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन पिगमेंटेशन। उनको अपना रंग गोरा करने वाली, जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे पेशेंट्स, काफ़ी मेजॉरिटी में आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और वो चाह रहे होते हैं कि एक्टर एक्ट्रेसेस को देख रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस को भी, और वो भी आके कहते हैं कि जी ये जब स्टार्ट किया था तो ही वॉज लाइक डार्क कॉम्प्लेक्शन, अब वो बहुत फेयर हो गया, तो वी वांट दैट कॉम्प्लेक्शन। सो यंगर पॉपुलेशन ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए आ रही है। फिर उनको होता है कि हम स्किन केयर क्या वो पूछना चाह रहे होते हैं, हाउ टू डू देयर स्किन केयर, स्किन रूटीन पूछना चाह रहे होते हैं। जबकि जो मिडिल एज वाले होते हैं वो आ रहे हैं, जो टिपिकल साइंस ऑफ एजिंग होते हैं, लाइक रिंकल्स एंड लाइंस एंड सैगी स्किन एंड लूज स्किन, तो उसको लिफ्ट कराने, टाइटन कराने और उसमें से वो चीज़ें ख़त्म कराने के लिए आ रही है। और ओल्डर पॉपुलेशन में कहूँगी अबाव 60 वाले, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद दीज थिंग्स। वो अपना टाइम जो है ना वो इस सोशल मीडिया के बगैर गुजार चुके हैं, तो से मोस्ट ऑफ देम आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव गॉट ऑन देयर स्किन और जो भी है। अच्छा डॉक्टर सफिया जी बिल्कुल, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान कितना एडवांस हो गया है एस्थेटिक को लेकर, और आपकी जो सर्विसेज हैं जो आप लोग दे रहे हैं लोगों को, वो किस तरह की हैं, किस नौयत की हैं, और क्या आप टू द मार्क हैं बाकी दुनिया के साथ?
बिल्कुल, आप ये सोचिए कि वी आर एट पार विद द वर्ल्ड। हमारे पास जो कुछ अमेरिका में हो रहा है या पेरिस में हो रहा है इस वक्त या इंग्लैंड में हो रहा है, वी आर डूइंग ऑल दोज ट्रीटमेंट्स हेयर। And like I'm practicing in Islamabad in my clinic in F10, so there we have all these modalities, all those machines, and we have like so many well-equipped hospitals and clinics where we are doing all these anti-aging and skin rejuvenating treatments. So हम किसी भी तरह से दुनिया के बाकी ममालिक से पीछे नहीं हैं इन चीज़ों में भी। And जब हम जाते हैं कोर्सेज़ के लिए, जैसे आई वेंट अब्रॉड टू अमेरिका एंड टू पेरिस एंड ऑल दोज कॉन्फ्रेंसेस एंड जो हमारी चल रहे होते हैं सेमिनार्स, वी टेक कोर्सेज़ और हम लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ और ट्रीटमेंट सीख के आते हैं। तो हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। वी आर डूइंग ऑल दीज ट्रीटमेंट्स विच द लेटेस्ट ट्रेंड्स, द लेटेस्ट टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, रिसेंट जो लेटेस्ट टेक्निक है ज़रा उससे हमें आप थोड़ा सा आगाह करेंगे, क्योंकि जो मैंने रिसेंट सुनी है, अगर तो मैं थोड़ा पीछे हूँ तो आप मुझे बता देंगे कि रिसेंट क्या है। वो ये है कि हम बॉडी में से किसी भी जगह से फैट्स को लेकर एज अ फिलर्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आप चाहें। तो ये लेटेस्ट टेक्निक है या फिर इसके अलावा और भी कुछ ऐसा जदीद आ गया जिसका मुझे नहीं मालूम? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये लेटेस्ट नहीं है, इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड वी कैन यूज़ योर ऑन बॉडी फैट। हम उसको निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और हम ये पहले डिटर्मिन करते हैं कि हमने कहाँ पे डालना है। बिकॉज फेस के ऊपर आप अगर फैट टमी का लेके या हिप्स का डालेंगे तो दैट इज़ अ बिगर साइज़ एंड इट वोंट सूट योर फेस स्ट्रक्चर। सो हम देख रहे होते हैं कि हमने कौन सी बॉडी फैट को किस जगह पे डालना है। येस, इट इज़ यूज्ड एज अ फिलर एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वो आप ही का बॉडी फैट है। इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो एलर्जिक रिएक्शंस काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और वो आप बहुत दफ़ा करा सकते हैं। ऑल्दो इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू जो प्री फिल्ड सिरिंजेस ऑफ हाइलोरॉनिक एसिड फिलर्स और वो मिल रहे होते हैं। बट दोनों चीज़ों के कुछ एवरीथिंग हैज़ लाइक प्रोज एंड कॉन्स। और इसका ये है कि आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा कराएं, आपके पास फ़ैट है आप निकलवाएं, उसको प्रोसेस कराएं और फेस में डलवाएं। बहुत सारे लोग अपने बटक्स में डलवाते हैं, बाकी बॉडी एरियाज़ में काफ़ी जगह पे ये यूज़ किया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन जब बात होती है स्किन की तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को देख करके आप ये पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये मुझे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मौके को गनीमत जानते हुए आप मौजूद हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि जो स्पैक्स यूज़ करते हैं हम जैसे लोग, उनके लिए भी थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट हो जाए। हमारे आँखों के नीचे जो है वो एक पाउट से जो है वो बन जाते हैं स्पैक्स की वजह से। इसका क्या ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है और क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं कहीं? क्या आप आई के नीचे जो बैग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं या आई के नीचे जो हैलोज होते हैं, डार्क सर्कल बैग्स? ओके, जो आई बैग्स हैं बेसिकली विद एजिंग वी लूज़ द स्ट्रक्चर और जो उसकी स्किन का जो होल्डिंग कैपेसिटी है दैट लूजन्स अप। तो जो हमारे फैट पैड्स होते हैं आई के नीचे, दे आर नेचुरली देयर, दे गिव अस दिस प्लम्प एंड यूथफुल अपीयरेंस। तो विद एज दैट स्ट्रक्चर जो स्किन या लिगामेंट्स ने अपनी जगह टाइट रखा होता है, इट लूजन्स अप एंड वो नीचे को उनका टोसेस हो जाता है, दे गो डाउन। Or of course gravity is working on us all the time, so with aging, with sun exposure, with your bad diet, with your bad sleeping habits, all of these factors increase your aging. So जब वो ज़्यादा होती है एजिंग स्किन की तो वो लूज़ हो जाता है, उसका कोलेजन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं और उनमें जो है वो हम पील्स से लेके माइक्रो नीडलिंग से लेके रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ एंड हाइफूज एंड वो सब चीज़ें किए जाते हैं। और उनको सपोर्ट बढ़ाने के लिए वी डू समटाइम्स इफ़ दे आर, उनको हम ग्रेड करते हैं कि हाउ बिग दोज आर। इनिशियली हम नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स करते हैं और जैसे उसके नीचे हमने फिलर डाल दिया, उसको सपोर्ट कर दिया, उसके लिए माइक्रो नीडलिंग कर ली, उसके लिए हम जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दे आर आउट ऑफ आर एक्सपर्टीज़, तो देन वी रेफ़र दीज पेशेंट्स, या हम उनको कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जन्स के बजाय एंड देन दे रिमूव देम विद गिविंग ए निक, और वो सर्जरी के थ्रू फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताएगा डॉक्टर साहिबा कि ये जो PRP आजकल बड़ा इसका भी रुझान हो गया, लोग इसको काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव भी समझ रहे हैं, सेफ़ भी समझ रहे हैं,
ये कितनी इफ़ेक्टिव है, और क्या अगर हम डेली रूटीन केयर की बात करें, स्किन केयर की बात करें, तो क्या अगर हम उसमें इसको शामिल रखते हैं तो क्या ठीक है, या फिर नॉर्मली आपको पता है पहले वक्तों में तो सिर्फ हम एक नाइट क्रीम लगा लेते थे या मॉइस्चराइज रखते थे अपनी स्किन को, तो वो काफ़ी होता था। लेकिन अब चूंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई हल्का फुल्का ज़ीरो मेकअप करना ज़रूरी समझता है, तो ऐसी रूटीन में हमें स्किन केयर के लिए क्या करना है? आप PRP का पूछ रहे थे। PRP is a very good treatment. It's basically made from your own blood. तो जस्ट लाइक वो जैसे हम फैट ग्राफ्टिंग का कह रहे थे, इसी तरह ये भी चूँकि आपके ब्लड से बनाया जाता है, सो इट हैज़ ऑल द ग्रोथ फैक्टर्स इन इट एंड इट गिव्स अ बूस्ट टू द स्किन, हेयर एंड नेल्स, जहाँ भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। सो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट स्किन रिजुविनेशन के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए। आपके जो माइनर पिगमेंट्री इश्यूज़ हैं या स्कार्स हैं, they are all treated with this treatment, and it's a very common treatment. Everybody is doing this and it has good effects on hair growth as well. और इसके लिए आप मेरा ख्याल है कि it's a good treatment, आपको करवानी चाहिए। as you age you need to take care of your skin। और जो आप डेली रूटीन के लिए कह रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा एजिंग करता है आफ्टर योर लाइफस्टाइल जो आप कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में UV रेडिएशन या सन एक्सपोजर जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है। और मैं स्ट्रेस करूँगी कि whenever you go out apply a thick layer of sunscreen, ताकि आपकी स्किन जो है वो UV रेडिएशन से बचे। हमारी स्किन जिसको हम गोरा करने के चक्कर में हर वक्त रहते हैं, इट्स बेसिकली ब्राउन, हमारी पिगमेंट है which actually protects us from the harmful effects of sun। बट जब लोग उसको गोरा भी करने के चक्कर में हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट तो करती है लेकिन वो टैन हो जाती है। तो उसको टैनिंग को ख़त्म करने के लिए भी आप सन ब्लॉक लगाइए, आपकी स्किन की एजिंग कम होएगी, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन कम आएगी और आपकी स्किन जो है वो ग्लोई और हेल्थी रहेगी, और स्किन कैंसर्स के चांसेस भी बहुत कम आ जाएंगे। ऑल्दो दे आर लेस इन आवर पॉपुलेशन बट स्टिल दे आर प्रेजेंट, सो हमने उनको भी कम करना है। सन ब्लॉक के बाद आपका मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी अगर ड्राई फ्लेकी स्किन है और आप बाहर एक्सपोज्ड हैं वर्ल्ड को, तो वो उसके ऊपर भी करती है। फिर इसी तरह विटामिन C का एप्लीकेशन ज़रूर करिए, बिकॉज इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, और जो आपका डैमेज किसी भी थ्रू हो रहा है वो आपके इसको ख़त्म करता है, उसको कम करता है। एंड देन ऑफ कोर्स रेटिनॉल इज़ यूज्ड एज एन एंटी एजिंग दैट इंक्रीजेज द स्किन टर्नओवर। आप रात को अप्लाई कीजिए, आपका स्किन जो दिन भर का डैमेज और जो उसका सब चीज़ है उसको वो ऊपर से डैमेज सेल्स को हटाता जाता है और आपकी नई स्किन फ्रेश निकलती रहती है। दीज आर सम नॉन इन्वेजिव यानी डेली रूटीन केयर के लिए मैंने आपको बताया है। बहुत अच्छी बात है आपने डॉक्टर साहब बताई हैं। आखिर में हम ये चाहेंगे कि अगर हम आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप कहाँ पर अवेलेबल होंगी कि हम इजीली आपको अप्रोच कर सकें? Yes, I'm available in my clinic in F102, and I'm also working in Ali Medical Complex in Islamabad F8. So my clinic is in F102, and मेरा जो Instagram और Facebook का पेज है उसके ऊपर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, and we have a contact number over there. You can contact us from our Instagram page or from our Facebook page, और उसमें हमारा contact number दिया हुआ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त इस हवाले से हमें बताया, बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। सारिश, आपके पास कोई ड्यूल नेशनलिटी है? सॉरी, अच्छा, यानी आप प्योर पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हैं भाई, क्योंकि पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान की एक ऐसी ज़बरदस्त खातून से जिनका कारनामा क्या है। सारी जरा आप बताइए। भाई वो यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर हैं अरूबा फरीदी, और इन्होंने 23 साल की उम्र में ये एजाज़ अपने नाम किया। इस सफ़र में उन्हें किसी तरह की मुश्किलात का सामना अगर रहा है तो वो क्या थी, क्या उन्होंने खिदमात अंजाम दी। नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किया आपकी मुलाकात करवाते हैं अरूबा फरीदी से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। अभी जो है वो जब हम रिपोर्ट देख रहे थे तो हमने अरूबा से पूछा कि भाई कौन कौन से जहाज़ जो है वो आप ठीक कर लेती हैं। उन्होंने बताया जी जंबो जेट 747 A380 सारे जहाज़ जो हैं वो ये बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं। तो ये कमाल इतनी कम उम्र में, क्या आपको बचपन से एविएशन का शौक था? बचपन से टेक्निकल चीज़ों का बहुत शौक था, टेक्निकलिटीज़ को देखने का, उनके साथ काम करने का, टूल्स हैंडलिंग करने का बहुत शौक था। सो आई डिसाइडेड कि एयरक्राफ्ट की तरफ भी एक ऐसी फील्ड है, तो आई जम्प्ड इनटू इट एंड
अच्छा, मुझे हैरत इस बात की अरूबा कि आपसे पहले हमने किसी पाकिस्तानी खातून को इतना आगे इस फील्ड में नहीं देखा, स्पेशली ये जो टेक्निकली और ये सारा इंजीनियरिंग बाकायदा। तो ये आपने फिर कब ये डिसाइड कर लिया था कि बस अब यही करना है और इस पर फोकस हो जाना है? बैक इन 2014 मैंने एक एकेडमी का ऐड देखा न्यूज़पेपर में, सो आई गॉट टू नो कि इस तरह की कोई फील्ड है पाकिस्तान में, बिकॉज लोगों को ये नहीं पता। अब एरोस्पेस इज़ माई यू कैन से मेरा ट्रेड है एरोस्पेस, बेसिकली इट्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, तो लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर जब ये पब्लिश होने लगा तो फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के थ्रू जो है ना इसको थोड़ी पब्लिसिटी मिली, फिर लोगों को पता चला कि एविएशन में भी इस तरह का काम होता है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नाम है जो आप डे टू डे मेंटेनेंस देख रहे होते हैं जहाज़ों की, प्री फ्लाइट पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शंस होती हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द होल थिंग। मेंटेनेंस इंजीनियर्स जो हैं वो ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अरूबा, ये कमर्शियल एयरलाइंस को भी आप देख रही हैं या सिर्फ प्राइवेट जेट्स? बेसिकली अभी जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ पर मैं प्राइवेट जेट्स को देख रही हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई एम गोना गो टू एयरलाइंस एज वेल। हाँ, इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी आप यूरोप के लिए भी जा रही हैं, यूरोप टूर के लिए भी जा रही हैं, वो किस सिलसिले में वो भी बताइएगा। मेरा जो फर्स्ट लाइसेंस है दैट इज़ यूरोपियन लाइसेंस फ्रॉम EASA, दैट इज़ यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, और उसके बाद आई गॉट इट कन्वर्टेड टू PCA, दैट इज़ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, और फिर वही यूरोपियन लाइसेंस मैंने कन्वर्ट करवाया टू UKCA। सो आई एम होल्डिंग 3 स्टेट्स लाइसेंसेज राइट नाउ। ज़बरदस्त। अच्छा अरूबा, आप हम अक्सर सुनते हैं कि जनाब एयरपोर्ट पर साइड पर खड़े हुए वो सीधा हाल तैयारे खड़े हैं और ज़बोहाली का शिकार हैं, उनको मतलब ज़ाहिर है फिर ना यूज़ किया जा सकता है, हमें मंगवाने पड़ते हैं। और एक वो वक्त था कि जब गुलशन में कैफेटेरिया बनाना पड़ता है। बिल्कुल, कैफेटेरिया बनाना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान कितना एडवांस है इस चीज़ को लेकर? देखिए पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है एविएशन में भी जिस तरह के बाकी कंट्रीज़, क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरर्स अमेरिकन्स हैं, UK से हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक लोगों की बात है और लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जो है वो ख़राब एयरक्राफ्ट हैं या हम ख़राब जहाज़ों में ट्रैवल करें, ऐसा नहीं है। प्रॉपर चेक इन बैलेंस है, प्रॉपर इंस्पेक्शंस होती हैं और फिर काउंटर ऑडिट्स भी होते हैं उस पर, ताकि पता चल सके। ये कभी कभी जो हम सुनते हैं कि पहिया फंस गया और व्हील्स नहीं खुले जहाज आपने चेक किया होता है? इट्स नॉर्मल, डेफिनेटली मैंने चेक किया होता है, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, बट इट्स नॉर्मल। लैंडिंग गियर क्यों प्रॉब्लम करता है? बिकॉज आप देखें फ्लाइंग देखें, फिर आप फोर्सेस जो इंस्पेक्ट करती हैं वो देखें, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है उसको 3 एक्सेस रिक्वायर्ड है फ्लाई करने के लिए। अलबत्ता जो आप गाड़ियों में ट्रैवल करें तो आपके पास एक सपोर्ट है, बट एयरक्राफ्ट के पास कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकलिटीज़ हैं और टेक्नोलॉजी में नॉर्मल है, ये बाकी दुनिया में भी होता है, इससे ज़्यादा होता है वो। तो ऐसा है कि हमारा जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बट इससे ज़्यादा होता है। सही, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब ज़रा ये तो आपके जो इस वक्त आप कर रही हैं वो सारी चीज़ों की डिटेल हो गई। आप अपने बारे में बताइए कि क्या आपकी एजुकेशन रही, क्या बैकग्राउंड रहा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जब आईं तो क्या सोच कर, ये तो आपने बता ही दिया है, खैर एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ठीक है, मेरा जो है वो मैंने इंटरमीडिएट के बाद ये ज्वाइन कर ली थी फील्ड, सो इट्स लाइक अबाउट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड अभी जो मेरे पास है, और फर्दर मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ इसको। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ टॉप अप डिग्री इसी फील्ड के साथ लाइसेंस के बाद। तो ये टोटल सिनेरियो है। बाकी अगर आप एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, जिस तरह के पायलट्स के लिए CPL रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए AMEL रिक्वायर्ड है, दैट इज़ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस। सो यू विल बिकम अ सर्टिफाइड इंजीनियर टू सर्टिफाई द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। अच्छा, आप लोग इतने सेल्फिश क्यों होते हैं? पहले मुझे जरा ये बताइए, आप लोग इतने सेल्फिश क्यों होते हैं? मतलब जब जहाज में जाके बैठो कहते हैं यार पहले अपना मास्क पहनना फिर बराबर वाले को पहनाना, यार कोई बुजुर्ग बैठा हुआ हो तो ये क्या बात हुई? देखिए इस तरीके से आप लोग ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि मास्क निकालना पड़े? सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को बहुत बाद में समझ में आएगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलें, ये फिर अच्छा अरूबा, मुझे ये बताएगा एज अ गर्ल कितनी मुश्किल फील्ड है ये, और चूंकि पहले तो नहीं लोगों में इतनी अवेयरनेस थी कि ऐसी फील्ड भी कोई है, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है। तो जो लड़कियां टेक्निकली ज़रा कुछ अपना जहन इस तरफ रखती हैं और उनको शौक़ भी है, अब वो क्या इजीली इसको ज्वाइन कर सकती हैं, या उनके लिए भी मुश्किलात जो आपने फेस किए कुछ शेयर करें ताकि पता चले? देखिए, मेरी पर्सनली यही कोशिश है कि जो फीमेल्स आ रही हैं या जो मेल्स भी, ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो ज़्यादातर मेल्स ही थे, क्योंकि फ़ीमेल्स इस तरफ ज़्यादा नहीं है इस फील्ड में। तो मैं उनको यही बात कहती हूँ शुरू से अब तक, और फीमेल्स को भी, कि देखें चीज़ें मुश्किल होती हैं, मुश्किल नहीं होगी तो आई गेस लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस चीज़ को अचीव कैसे करना है, ठीक है। तो मुश्किलात हैं, लेकिन ये है कि आप डटे रहें तो
कर लेते हैं, सभी कर रहे हैं। और मेरी सीनियर्स भी हैं, ऐसे नहीं है कि आई एम द ओनली वन बीइंग इन लाइक बीइंग अ फीमेल इंजीनियर इन एविएशन। मेरी सीनियर्स भी हैं जिनको मैं फॉलो करती रही हूँ, तो मेरे लिए तो ऑलरेडी रोल मॉडल्स हैं। और अब जो बिगनर्स और भी आते जा रहे हैं, जो फीमेल्स आती जा रही हैं, तो आई डू सजेस्ट देम कि बी ऑन इट, यू विल गेट इट। बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने कर दी है कि नाजरीन, समंदर की लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, असल इंसान वो है जो समंदर की लहरों का सीना चीरते हुए आगे निकल जाए। थैंक यू सो मच अरूबा, आप हमारे साथ रहीं और आपने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो है वो अपनी शेयर किया आवाम के साथ भी। और सारिश, मुझे ये बताया जा रहा है हमारे प्रोड्यूसर साहब की जानिब से कि आज का हमें दिया गया वक्त तमाम हुआ। जी बिल्कुल, वक्त तमाम हुआ और इंशाल्लाह कल फिर से इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच अरूबा। थैंक यू। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।